नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। माँ गंगा देवी इंटर कॉलेज पैंठा वेलकम्स ऑल ऑफ द व्यूअर्स एंड ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ माँ गंगा देवी इंटर कॉलेज। माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क अबाउट दिस चैप्टर. Please make a comment if you find any kind of difficulty or problem while learning this chapter or any other chapter. Dear students, through this video I would like to explain everything clearly about figures of speech. प्यारे विद्यार्थियों, फिगर्स ऑफ स्पीच जिसको हम हिंदी में कहते हैं अलंकार, जिसका एक दूसरा नाम भी होता है, इसको हम ट्रोप्स कहते हैं। ट्रोप्स यानी कि अलंकार भी होता है। यदि तो अलंकार के बारे में आज हम आपको बताते हैं कि अलंकार कम से कम 50 तरह के होते हैं, जहां तक कि मैंने स्टडी किया है। बच्चों, आज हम आपको कुछ विशेष अलंकार के बारे में बताएंगे जो आपके उत्तर प्रदेश शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल है, यानी कि यूपी बोर्ड सिलेबस में जो आपके अलंकार आते हैं। वो जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट एज मैनी टू एज मैनी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सिमिली अलंकार, यानी कि सिमिली जो फिगर ऑफ स्पीच है इसके बारे में बताते हैं हम आपको। इसकी डेफिनेशन है तो आपके 12th क्लास के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन आता है कि डिफाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच। डिफाइन यानी कि परिभाषा दीजिए। तो परिभाषा इसकी सिमिली की होती है कि इन सिमिली टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड हैविंग एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन बाय यूजिंग वर्ड्स एज सो और सच। यानी सिमिली का मतलब होता है उपमा। उपमा अलंकार में दो भिन्न भिन्न चीजों को तुलना किया जाता है, हैविंग एट लीस्ट वन पॉइंट, जिनमें कम से कम एक ही बात होती है, इन कॉमन यानी आमतौर पर एक ही बात सामान्य होती है, बाय यूजिंग वर्ड्स एज सो और सच, और उस वाक्य में शब्द एज सो या सच का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड यानी कि बादल। आई वॉन्डर्ड, मैं भटक रहा था, मैं घूम रहा था अकेला, एज अ क्लाउड, किसी बादल की तरह। यहां एज का मतलब होता है तरह। तो एज और सो या फिर सॉरी लाइक, LIKE, लाइक, एज सो और लाइक सच। तो सो, एज, लाइक और सच, इनमें से किसी भी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है सिमिली अलंकार में। तो इसका अर्थ होता है कि आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, तो मैं अकेला किसी बादल की तरह भटक रहा था। तो मैं बादल तो नहीं था, मेरे और बादल के बीच में तुलना की गई है, दोनों के बीच में तुलना की गई है। मैं एक बादल की तरह, मैं बादल नहीं था। जैसे बादल भटकता है इस प्रकार से मैं भटक रहा था। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हो गई, जैसे मैं अलग हो गया और बादल अलग हो गया। तो बादल के और मेरे बीच में जो तुलना हुई वो लगभग एक जैसी हुई, लेकिन हम एक जैसे हैं तो सही, एक नहीं है। दूसरा है लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, लाइक तरह। इसका मतलब होता है जैसे, इतना, ऐसा, और लाइक का मतलब भी तरह होता है या के जैसे, एक ही बात है। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जीवन एक सपने की तरह है। यहां पर जो कंपैरिजन हो रहा है, जो तुलना हो रही है, वो जीवन के बारे में हो रही है और सपने के बारे में, यानी कि जीवन की तुलना सपने से की जा रही है कि जीवन एक सपने की तरह है। लेकिन जीवन एक सपना तो नहीं है, जीवन अलग है, सपना अलग है।
दोनों भिन्न भिन्न चीजें हैं, लेकिन दोनों के बीच कुछ ऐसी क्वालिटी, ऐसे गुण हैं कि दोनों को एक समान डिफाइन किया जा रहा है। दोनों को एक समान डिफाइन किया जा रहा है। जिस प्रकार से जीवन होता है ठीक इसी प्रकार सपना, यानी कि जो जीवन है उसकी तुलना सपने से की गई, तो जीवन एक सपने की तरह है। अर्थात जीवन एक सपना नहीं है, जीवन एक सपने की तरह है। तो ये आपका सिमिली अलंकार है। और भी आप सिमिली अलंकार में देख सकते हैं जहां पर लाइक का प्रयोग हो या एज का प्रयोग हो। जैसे शी वॉज एज वाइट एज स्नो, वह इतनी गोरी थी जितनी कि बर्फ, लेकिन बर्फ तो नहीं थी, बर्फ की तरह। तो यहां पर सिमिली का अलंकार का इस प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं। अगला जैसे कि द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। डेजर्ट होता है रेगिस्तान, यानी कि ऊंट रेगिस्तान का जहाज होता है, लेकिन जहाज तो नहीं है। ऊंट रेगिस्तान का जहाज होता है। अब ऊंट रेगिस्तान का जहाज होता है, हमने ऊंट को और रेगिस्तान के जहाज की उपमा नहीं दी, रेगिस्तान का जहाज हमने उसको मान दिया। यहां पर ये सिमिली अलंकार नहीं हुआ। अगर हम कहते हैं कि ऊंट रेगिस्तान के जहाज की तरह होता है, द कैमल इज लाइक द शिप ऑफ द डेजर्ट, तो फिर यह क्या हो जाएगा, सिमिली अलंकार, कि जो ऊंट होता है वो रेगिस्तान के जहाज की तरह होता है, ना कि रेगिस्तान का जहाज। देखिए अगले एग्जांपल में हम देते हैं मेटाफर। अगला डेफिनेशन है मेटाफर, जिसको हिंदी में कहते हैं रूपक अलंकार। इन मेटाफर द थिंग्स आर ट्रीटेड एज वन एंड द सेम। यानी मेटाफर रूपक अलंकार में चीजों को यानी वस्तुओं को ट्रीटेड माने माना जाता है, एज वन माने एक ही। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ऊंट रेगिस्तान का जहाज होता है, जहाज की तरह नहीं होता है, रेगिस्तान का जहाज एक ही मान लिया हमने उसको, एंड द सेम, और बिल्कुल वही होता है वो, विदाउट यूजिंग वर्ड्स सो एज और सच और लाइक। तो इसमें किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं होता तुलनात्मक, जैसे सो, एज, सच और लाइक, इस किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो मेटाफर अलंकार कहलाता है। जैसे लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक सपना है। अब देखिए इसकी तुलना कीजिए यहां से ऊपर वाले से, सिमिली से। हमने दिया था यहां पर लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जीवन एक सपने की तरह है। जीवन एक सपने की तरह है, जीवन सपना नहीं है। यहां पर लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक सपना है। यहां पर जीवन सपने की तरह है, यहां पर जीवन सपना है। तो यहां लाइक का प्रयोग किया गया, तो यहां पर ये सेंटेंस में अलंकार हुआ हमारा सिमिली। यहां से हमने लाइक को हटा दिया, यही अलंकार बन गया मेटाफर। अगर दो एक समान चीजें एक जैसे गुण रखती हैं तब तो होता है सिमिली अलंकार। और अगर दोनों को इस प्रकार से तुलना करते हैं कि दोनों को एक ही चीज माना जाए, तो वह अलंकार कहलाता है मेटाफर। जैसे कि कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं, कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं, बताइए कौन सा हुआ, मेटाफर हुआ, क्योंकि कालिदास को भारत का शेक्सपियर मान लिया और हमने कह दिया कि कालिदास भारत के शेक्सपियर की तरह हैं, तो क्या माना जाएगा, सिमिली की तरह आ गया ना, तो एज और लाइक। तो इसी तरीके से द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी ऊंट रेगिस्तान के जहाज है, ऊंट रेगिस्तान का जहाज है, ऊंट रेगिस्तान का जहाज होता है, ऊंट रेगिस्तान के जहाज की तरह नहीं होता। यदि हमने यहां द कैमल इज लाइक, अगर हमने लाइक लगा दिया या एज लगा दिया, इनमें से कोई भी एज या लाइक, दोनों का मतलब तरह होता है। द कैमल इज लाइक द शिप ऑफ द डेजर्ट, तो यही सेंटेंस हमारा सिमिली फिगर ऑफ स्पीच बन जाता, सिमिली अलंकार बन जाता, उपमा अलंकार। द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, ऊंट रेगिस्तान का जहाज होता है। अगला है नेक्स्ट पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन, पर्सनिफिकेशन ये भी एक अलंकार है,
इसको हिंदी में कहते हैं मानवीकरण। इसकी डेफिनेशन है इन पर्सनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स आर ट्रीटेड एज हैविंग लाइफ। यानी मानवीकरण अलंकार में लाइफलेस ऑब्जेक्ट निर्जीव चीजों को ट्रीटेड माने माना जाता है। मानवीकरण अलंकार में निर्जीव चीजों को माना जाता है जैसे कि उनके अंदर जीवन हो, अर्थात सजीव। मानवीकरण जो अलंकार होता है उसमें निर्जीव चीजों को ऐसा माना जाता है जैसे उनके अंदर जान हो, अर्थात वो सजीव हो। तो मानवीकरण अलंकार में निर्जीव चीजों को सजीव चीज मान लेते हैं। वो इस प्रकार से काम करती हैं निर्जीव चीजें भी जैसे कोई सजीव काम करता हो। उदाहरण के तौर पर एंग्जाइटी, एंग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। उसके चेहरे पर बेचैनी बैठी है। एंग्जाइटी, बैठने का काम किया, बेचैनी ने एंग्जाइटी। अब बेचैनी एक निर्जीव है, निर्जीव होती है बेचैनी, वो कोई काम तो कर नहीं सकती है, लेकिन यहां पर इसको पर्सनिफाई किया गया है कि वो बैठने का काम कर रही है, उसके चेहरे पर बेचैनी बैठी है। तो बैठने का काम कोई सजीव ही कर सकता है जिसके अंदर जान हो। द वर्क ऑफ सिटिंग ओनली कैन बी डन बाई अ पर्सन और अ लिविंग थिंग। तो यहां पर ये काम कर रही है निर्जीव चीज कि बेचैनी उसके चेहरे पर बैठी हुई है। तो यहां अलंकार हमारा होता है पर्सनिफिकेशन। अगला है इसका एग्जांपल कि लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है, अंधा होने का काम कर रहा है प्रेम। अब प्रेम क्या है? प्रेम है एक निर्जीव, निर्जीव होता है प्रेम, तो सजीव तो है नहीं है सजीव। लेकिन अंधा जो व्यक्ति होगा वो सजीव ही हो सकता है। जैसे रोहन अंधा है, मोहन अंधा है, वह आदमी अंधा है, वह आदमी सजीव है, रोहन सजीव है, मोहन सजीव है, किसी का भी नाम जो भी अंधा व्यक्ति होगा वो जाहिर है कि सजीव ही होगा। सो आप यहां से दोनों में कंपेयर कर सकते हो। जैसे प्रेम है और ये अंधा है, तो अंधा जो सब्जेक्ट है हमारा वो निर्जीव है, यहां पर सजीव की तरह वह काम कर रहा है, इसलिए यहां पर हमारा अलंकार जो कहलाया पर्सनिफिकेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, अब ध्यान दीजिए कि आपको हमने 3 अलंकार बताए। अब आगे हम 4 अलंकार आपको और बताते हैं, तो आपके 7 अलंकार हो जाते हैं, यानी कि 7 अलंकार्स विल बी ओवर आफ्टर सम टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हैव टू नोट डाउन। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, I think all of the students must have understood very well and all of the students must have noted it down। तो आप सबने ये लिख लिया होगा। आगे देखिए नंबर 4 है एपिस्ट्रोफी। इसको हिंदी में कहते हैं संबोधन। संबोधन का मतलब होता है किसी को संबोधित करना, आवाज देना, बुलाना या उसका उच्चारण करना। इसकी डेफिनेशन है एन एपिस्ट्रोफी इज एन एड्रेस टू द डेड और टू द एब्सेंट। एक एपिस्ट्रोफी यानी कि जो एपिस्ट्रोफी संबोधन अलंकार होता है वो एक तरह का एड्रेस होता है। जो एपिस्ट्रोफी होता है वो एक एड्रेस होता है, किसी को उच्चारण किया जाता है, किसी को संबोधित किया जाता है जो डेड माने मृत होता है, अर्थात हमारी आवाज नहीं सुनता है। जो हमारी आवाज नहीं सुन सकता है उसको हम कोई एड्रेस करते हैं, संबोधन करते हैं टू द एब्सेंट, या फिर उसको संबोधित करते हैं हम जो कि अनुपस्थित होता है, अर्थात हमारे पास ही नहीं होता। जैसे ओ डेथ कम सून, अरे मौत तू जल्दी आ, अरे मौत तू जल्दी आ। यानी कि यहां पर जो मौत है वो क्या है? निर्जीव है, या फिर समझ लीजिए कि वो मृत है, या फिर समझ लीजिए कि वो एब्सेंट है। यहां पर हमारे पास डेथ, मृत्यु है, नहीं है, मृत्यु हमारे पास उपस्थित नहीं है और उसको हम संबोधित कर रहे हैं ओ डेथ कम सून, अरे मौत जल्दी आ। तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच क्या कहलाया जाएगा? एपिस्ट्रोफी। ओ डेथ कम सून हमारा सेंटेंस आया कि ओ डेथ कम सून, और क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस, कि इस वाक्य में आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है
कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो अरे मौत जल्दी आ, तो यहाँ पर ओड है, यहाँ इससे हम पहचान कर लेंगे ओड है। विशेषकर यह शुरुआत में आता है, वाक्य के शुरुआत में, ध्यान रहे एपिस्ट्रोफी जो होता है वाक्य के ज्यादातर शुरुआत में ही आता है। अगला सेंटेंस, फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन। फ्रेलिटी का मतलब होता है कमजोरी, कमजोरी, कमजोरी। दाई नेम, दाई मीन्स तेरा, कमजोरी तेरा नाम ही अबला है। तो कमजोरी को संबोधित किया जा रहा है, कमजोरी तेरा नाम ही अबला है। अबला यानी कि महिला, वुमन, अबला है। तो यहाँ पर कमजोरी हमारी बात को सुन नहीं रही है, वो अनुपस्थित है, या फिर समझ लीजिए कि वो एक तरह से डेड है कमजोरी। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन आता है फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन, तो कमजोरी तेरा ही नाम अबला है, तेरा ही नाम अबला है। तो यहाँ पर हमारा फिगर ऑफ स्पीच होगा एपिस्ट्रोफी। तो बच्चों एक चीज आपको मैं बता देता हूं कि जो एपिस्ट्रोफी अलंकार होता है, ज्यादातर इसमें एक्सक्लेमेटरी चिन्ह आता है किसी शब्द के बाद, या फिर ओ आता है, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह या फिर कोमा भी आ सकता है। तो इससे आप पहचान सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी चिन्ह देखो यहाँ जो मैंने अंडरलाइन की है, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, यहाँ भी एक्सक्लेमेटरी चिन्ह है, किसी किसी में कोमा भी आ जाता है। तो इस प्रकार से हम एपिस्ट्रोफी की पहचान बहुत आसानी से कर सकते हैं। दूसरा यह कि जैसा कि हमने शुरुआत में पहले सेंटेंस में आपको बताया था कि सिमिली जो अलंकार है, उस सिमिली अलंकार की पहचान भी बड़ी आसानी से हो जाती है कि ज्यादातर उस सेंटेंस में एज, सो और लाइक और सच, एज, सो, लाइक, सच, इन चारों शब्दों में से कोई भी शब्द कंपैरिजन तुलना के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि किसी सेंटेंस में एज, सो, लाइक या सच हो तो वह सिमिली अलंकार हो सकता है। तो उसकी पहचान आप इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा हमने आपको बताया था मेटाफर अलंकार, रूपक अलंकार। मेटाफर की अधिकतर पहचान, पूरा तो नहीं है लेकिन अधिकतर जो पहचान है वो इज, आर, एम, वॉज वर्ड से होती है। जी हाँ, मेटाफर अलंकार में अधिकतर इज, आर, एम, वॉज वर्ड का प्रयोग किया जाता है। आपको देखना है कि एक चीज को दूसरा नाम दिया गया है कि नहीं दिया गया है, उसी को मान लेते हैं। तीसरा हमने आपको बताया था पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन की आप पहचान कर सकते हैं कि सेंटेंस का सब्जेक्ट देखिए आप, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट निर्जीव है और फिर उसके बाद में देखिए वर्ब, अगर सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो कोई कार्य करता है किसी सजीव की तरह, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट जो निर्जीव है वो किसी सजीव की तरह काम करता है तो वहां पर फिगर ऑफ स्पीच कहलाएगा पर्सनिफिकेशन। अब ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन हिंदी में कहते हैं विरोधाभास अलंकार। इसकी डेफिनेशन क्या है परिभाषा? इन ऑक्सीमोरॉन टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग, यानी विरोधाभास अलंकार में दो विपरीत गुणों को जोड़ा जाता है उसी चीज में, दो विपरीत गुणों को, दो विपरीत गुणों को एक ही उसी चीज में जोड़ दिया जाता है। अलग अलग दोनों गुण होते हैं उसी में जोड़ दिया जाता। जैसे एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, ये आपके पोइट्री के चैप्टर में से है, जो कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ है उसके लास्ट की लाइन है एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। हैथ का मतलब होता है हैज, रखना, एंड हैविंग नथिंग, और उसके पास कुछ ना होके भी सब कुछ है, और उसके पास कुछ ना होकर भी, कुछ ना होकर भी सब कुछ है। तो यहां पर अलंकार हमारा कहलाया ऑक्सीमोरॉन। क्यों? क्योंकि यहां पर विपरीत क्वालिटी होगा कि उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है और फिर भी उसके पास सब कुछ है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑक्सीमोरॉन, यानी कि दो विपरीत क्वालिटी हो गई, कुछ भी नहीं और सब कुछ है। इसी तरह से लाइफ इज बिटर स्वीट, यानी जीवन एक कड़वी मिठास है। यहां पर देखो कड़वापन और यहां पर मिठास, तो जीवन एक कड़वी मिठास है। तो यहां पर इसमें कड़वी एक विपरीत क्वालिटी हो गई मिठास की, तो इसीलिए यहां पर हमारा जो अलंकार वो कहलाया ऑक्सीमोरॉन। और भी हो सकता है, जैसे इट इज एन ओपन सीक्रेट, यह एक खुला रहस्य है। भाई रहस्य भी है और ये खुला भी है। जब रहस्य खुल ही गया तो रहस्य कहाँ रहा?
तो इट इज एन ओपन सीक्रेट। अच्छा, दूसरा, जैसे यू आर ए वाइज फूल, तुम एक बुद्धिमान मूर्ख हो। वाइज फूल, बुद्धिमान भी हो, मूर्ख भी हो। या फिर यूं कह लो कि यू आर द फुलिश वाइज मैन, तुम एक मूर्ख बुद्धिमान व्यक्ति हो। तो इस प्रकार से जब दो विपरीत क्वालिटी होती हैं एक ही चीज में, तो वो जो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीमोन अलंकार को डिफाइन करते हैं। छठवां, अगला हमारा जो अलंकार है, तो देखिए अब अगला जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है वो है हाइपरबली। हाइपरबली का मतलब होता है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति जो आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, अतिशयोक्ति यानी किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना। इसका एक अपोजिट फिगर ऑफ स्पीच भी है जिसका नाम होता है लाइटोटीज। इस अलंकार में बात को बढ़ा चढ़ा दिया जाता है, जितना वो होता है उससे काफी ज्यादा। और लाइटोटीज अलंकार में जो बात बड़ी होती है उसको घटा दिया जाता है। तो हाइपरबली अलंकार में इन हाइपरबली अ स्टेटमेंट एग्जैगरेटेड मोर देन इट इज रियल। अतिशयोक्ति अलंकार में किसी भी वाक्य को बढ़ा चढ़ा दिया जाता है, मोर मीन्स ज्यादा, देन इट इज रियल, जितना ये वास्तविक होता है उससे ज्यादा। यानी अतिशयोक्ति अलंकार में किसी भी कथन को जितना ये वास्तविक होता है उससे अधिक बढ़ा चढ़ा दिया जाता है। अतिशयोक्ति, जैसे रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, यानी खून की नदियां, फ्लोड मीन्स बह गई, इन द बैटल माने युद्ध में। युद्ध में खून की नदियां, अब खून की नदियां कैसे बह जाएंगी? युद्ध में खून की नदियां बह गई। तो यहाँ पर बात को हमने इतना बढ़ा दिया, अर्थात इतना भयानक युद्ध हुआ था कि उसमें खून ही खून हो गया, लेकिन खूनों की नदियां तो नहीं बह सकती हैं, तो हमने उस बात को बहुत बढ़ा दिया। तो यहाँ देखिए अलंकार कहलाएगा हमारा हाइपरबली, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल। हमने बहुत सारी बात को बढ़ा दिया, यहाँ पर हाइपरबली अलंकार हुआ। दूसरा और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि शी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स, यानी वह इतना रोई कि ओशन ऑफ टीयर्स, टीयर्स मीन्स आंसू, के आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा, अर्थात उसने आंसुओं का समुद्र बहा दिया। अब आंसुओं का समुद्र कैसे बह जाएगा, कितनी बात को बढ़ा दी, तो इसलिए यहां पर अलंकार कहलाया हाइपरबली, यानी उसने आंसुओं का सैलाब, उसने आंसुओं का सैलाब बहा दिया। तो यहां पर सेंटेंस जो हमारा है वो बहुत बढ़ चढ़ रहा है, यानी जितना रियल है उससे कहीं ज्यादा। सी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स, वो इतना रोई कि आंसुओं से सागर तक उमड़ पड़ा। ओनोमेटोपिया, ओनोमेटोपिया अगले अलंकार में, लास्ट अलंकार है 7। इन ओनोमेटोपिया द साउंड सजेस्ट्स द सेंस। तो ये जो अलंकार है ओनोमेटोपिया में, इसकी जो एक आवाज आती है, प्राकृतिक आवाज, प्राकृतिक आवाज जिसको हम कह सकते हैं शब्द रहित, यानी शब्द रहित, यानी कि प्राकृतिक शब्द रहित आवाज। इन ओनोमेटोपिया द साउंड सजेस्ट्स द सेंस, इसमें प्राकृतिक एक ऐसी आवाज आती है जिसमें के व्यंजन नहीं होते हैं, व्यंजन शब्द नहीं होते हैं, तो वो एक सेंस, कोई अर्थ बताती है, सेंस कोई एक अर्थ बताती है, एक मीनिंग बताती है। इन ओनोमेटोपिया द साउंड सजेस्ट्स द सेंस और द मीनिंग, कोई भी अर्थ बताती है। जैसे आपके एक जो पार्ट है चैप्टर पोइट्री में, इसका नाम है एन एज रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड। तो इन कर्फ्यू टोल्स द नेल्स ऑफ अ पासिंग डे, पासिंग डे यानी कि बीतता हुआ दिन, अर्थात शाम, शाम के समय
द कर्फ्यू का मतलब होता है घंटी। शाम के समय घंटी के, और टोल मीन्स बजने की आवाज आती है। टोल मीन्स बजना। शाम के समय घंटियों की बजने की आवाज आती है। तो घंटी की आवाज की जैसे हम हिंदी में भी तो कहते हैं टन टन, तो टन टन की कोई मीनिंग तो है नहीं है। जिस प्रकार से हिंदी में टन टन है उसी प्रकार से इंग्लिश में भी होता है। तो यहाँ पर इंग्लिश में ही हो गया टॉल्स। जो आवाज आती है टन टन की आवाज आती है बजने की। इसी प्रकार से द स्नेक्स आर हिजिंग, जैसे हम कहते हैं हिंदी में भी तो कहते हैं कि सांप फुफकार रहे हैं। अब फुफकारने की हिंदी क्या है? हिजिंग। तो सांप जो फुफकारते हैं उसमें एक प्राकृतिक आवाज होती है उसकी, वो कोई शब्द तो होते नहीं है। तो मुंह से कुछ बोल रहा हो कोई शब्द जिस प्रकार से इंसान बोलता है ऐसे कोई शब्द नहीं है। तो द स्नेक्स आर हिजिंग, सांप फुफकार रहे हैं, एंड द बीज आर बजिंग, और मक्खियां भिनभिना रही हैं। और जब भी मक्खियां भिनभिनाती हैं भी 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 की आवाज होती है, उनमें शब्द तो होते नहीं है। का, खा, गा, घाड़ा ऐसे तो आवाज होती नहीं है। इस प्रकार के शब्दों की अगर आवाज नहीं होती है, ऐसे व्यंजनों की आवाज नहीं होती है, तो वही जो आवाजें होती हैं ओनोमेटोपिया के अंतर्गत आती, वही जो कुछ विशेष प्रकार की आवाजें होती हैं हमको एक सेंस देती है। तो ये आपके बच्चों साथ हमने आपको फिगर्स ऑफ स्पीच बताए। और मैं अंत में आपसे फिर एक बार यही कहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए। अभी शेयरिंग काफ़ी कम है और पता नहीं सब्सक्रिप्शन भी काफ़ी बच्चों ने कम किया है। मेरे पास कोई ऐसी कमेंट भी नहीं आई कि पढ़ाते वक्त मुझे किस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, आपकी समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो विद्यार्थियों, I am waiting for all of the students' response. You have to make a comment in comment box, and all of the students are requested once again to subscribe this channel and to share also. So, my dear students, Maa Ganga Devi Inter College Petha welcomes all of the students to the online classes, and this distance education classes is provided to all of the students on behalf of the गंगा देवी इंटर कॉलेज पैठा। तो बच्चों, मैं आपको स्कूल की तरफ से, प्रधानाचार्य की तरफ से और समस्त स्टाफ की तरफ से एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हैव टू वर्क हार्ड एंड स्टडी हार्ड amid this corona time. So my dear students, stay home, stay safe. Namaskar.